धृतराष्ट्र को इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। एक नया सिंड्रोम, एक बीमारी है धृतराष्ट्र। आज एंटरप्रेन्योर अपने इनकेपेबल बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं। कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है। सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए, सरनेम लगाए, इसीलिए वो सीईओ बना है। धृतराष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए इनडिसीजन। नेपोटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी की गेम है। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे। You should learn what to be from Krishna and what not to be from धृतराष्ट्र। ये पहले श्लोक का पर्पस है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गीता इन एक्शन। पहले करेंगे हम मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या होता है? आप ऑस्पिशियसनेस का इन्वोकेशन करते हैं। तो आप मेरे साथ में आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने हमें अनुवाद दिया है इस भगवद गीता का, जिससे गीता को समझना आसान हुआ है। तो हम आज पहला श्लोक लेते हैं और वहां से चर्चा शुरू करते हैं। तो आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। बोलिए, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं इधर? हाथा गिलाई। मामका पांडवा, मेरे यानी कि उन्होंने अपने आप को पांडु से अलग कर दिया। पांडु जीवित है अभी? नहीं है। पांडु जीवित नहीं है। उनको क्या कहना चाहिए था? हमारे पुत्रों ने क्या किया, हमारे बच्चों ने क्या किया, हमारी टीम ने क्या किया, हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हमारी फैमिली ने क्या किया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका अर्थ क्या हुआ? पांडु कोई अलग आदमी है, पांडु कोई गलत आदमी है और उसके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है इस समय, और झगड़ा चल रहा है। ये गड़बड़ आदमी है पांडु। क्या किया उनके बच्चों ने, बताओ मुझको। संजय जल्दी रिपोर्टिंग दो। धृतराष्ट्र को इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। क्यों इस खलनायक माना जाता है? क्योंकि धृतराष्ट्र के हाथ में उस समय पावर थी। उसने नेपोटिज्म समझते हैं? सब समझते हैं। आजकल बॉलीवुड में आपने सुना है, उसने नेपोटिज्म का पहला बढ़ावा देने वाला पहला केस स्टडी है ये इतिहास में। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात अभी शुरू हुई, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म की बात अभी शुरू हुई। ये पहला नेपोटिज्म का पब्लिकली अवेलेबल की रॉन्ग केस स्टडी, इलिसिट केस स्टडी है। तो धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे। और इमेजिन करो, युद्ध होने से पहले एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट किया। धृतराष्ट्र ने पूछा सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, क्या होने वाला युद्ध में? एस्ट्रोलॉजर्स ने आकर के बता दिया कि आपकी सारी संतानें मारी जाएंगी, इंक्लूडिंग दुर्योधन। एवरीबॉडी विल बी डेड। आके पहले बता दिया। और जिस व्यक्ति को यह पता चल गया, उसके बावजूद उसका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो एक इंटेलिजेंट स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मेरे को गलत काम मेरी आंख के सामने हो रहा है और मुझे इसको रोक देना चाहिए। उसको लग रहा है जीते मरते किसी तरीके से हो सकता है मौका मिल जाए कि मैं पांडुओं से साम्राज्य ले लूं और मेरे बच्चों को सब कुछ मिल जाए। सो यू डेलिबरेटली यू आर चूजिंग अ रॉन्ग पाथ। दैट इज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को मालूम है सब खत्म हो जाएगा, स्टिल ही इज अनएबल टू स्टॉप द बैटल। बंद नहीं करा पा रहे हैं वो युद्ध, उनको रोक देना चाहिए था वहीं पर। इसको बोलते हैं स्टेटस को ट्रैप। जैसा चल रहा है चलने दो। और हम लोग की लाइफ में ऐसा बहुत होता है। गीता इन एक्शन। हाथ आगे लाइक कम ऑन, गीता इन एक्शन। और ये स्टेटस को ट्रैप इतना बड़ा होता है कि आपको देखते देखते पता नहीं चल रहा कि आपकी संतानें मरने वाली हैं। सब एवरीबडी इज गोइंग टू डाई। मेरा पूरा साम्राज्य समाप्त होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो धृतराष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए इनडिसीजन। क्या नाम होना चाहिए? धृतराष्ट्र एक डिसीजन ना लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वो व्यक्ति हैं, हाथ आगे लाइए, गीता इन एक्शन। एवरीबॉडी कम ऑन, गीता इन एक्शन। ऐसा एक्शन लेना है गीता से। हमारे को समझना है कि मेरे लिए इसमें सीखने को क्या है। देखो, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है और गड़बड़ चल रहा है, तो आप जब घोड़े से चल रहे हो
और मालूम है कि घोड़ा पगला गया और गड़बड़ करेगा और तकलीफ करेगा, तो घोड़े से गिर जाने में समझदारी है, पर प्लानिंग करके गिरना चाहिए। वो मोर टाइम, कैसे गिरना चाहिए? घोड़े से प्लानिंग करके गिर जाओ चलते घोड़े से, तो चोट कम लगेगी। क्योंकि जिस दिन घोड़े ने जबरदस्ती गिरा के ऊपर आके चढ़ गया तो गेम ओवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर सिचुएशन को बदलना है तो इंटेलिजेंटली बदलना चाहिए था। धृतराष्ट्र की जगह कोई और होता बुद्धिमान आदमी, तो सामने पांडवों की टीम के 3-4 लीडर को और कृष्ण को बुला करके एक थोड़ा बैठ करके डिस्कशन, नेगोशिएशन कर लेते। भाई देखो, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जब समझ में आ गया, एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया, उनकी पावर को वो समझ रहे हैं। इसीलिए व्हेन यू हैव पावर यूज इट, व्हेन यू हैव पावर यूज इट। लेकिन कैसे कैसे करेंगे उसको? वाइजली, राइटली, टाइमली। इसको बोलते हैं WRT फॉर्मूला। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाइए। वाइजली, राइटली, टाइमली। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या मतलब होता है इसका? वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ, टाइमली मतलब समय के साथ। हाथ आगे लाइए। वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ। ईमानदार नहीं थे धृतराष्ट्र। और टाइमली मतलब बच्चे सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए, उसके बाद करने का डिसीजन कोई फायदा रह गया? नहीं। ऐसे ही देखते देखते जिंदगी में समय स्टूडेंट के हाथ से निकल जाता है। एक एंट्रेंस में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में फेल हुआ। हाथ आगे लाई। क्यों? क्योंकि वाइजली, राइटली, टाइमली उसने एक्शन नहीं लिए। हाथ आगे लाइए। गीता इन एक्शन, नॉट इन थ्योरी। वी विल डिस्कस गीता इन एक्शन। गेम चेंजर है ये ग्रंथ। जो आदमी भगवत गीता एक बार पढ़ लेना, उसके बाद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर का एडिक्शन, एक मूवी को दूसरी बार नहीं देख सकते आप जिंदगी में, लेकिन भगवत गीता को जिंदगी भर लगातार हर जन्म में पढ़ सकते हो और आपको लगेगा हर बार के फ्रेश सबसे पावरफुल ग्रंथ है। ये ताकत है भगवत गीता की। आज धृतराष्ट्र को बोलते हैं ये एक नया सिंड्रोम है, एक बीमारी है धृतराष्ट्र। इसको बोलते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम? कभी काम वाली बाई को देखा है? धृतराष्ट्र में और काम वाली बाई में कॉमनैलिटी बताता हूं आपको। अपमान करने के लिए नहीं बोलूंगा, पर रिपोर्ट करने के लिए बताऊंगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती है कुछ गंदगी है, तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़ के निकल जाती है, नहीं तो लंबा काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा बहुत होता है, सामने आपके कंपनी में गलती हो रही है, भारी गलती हो रही है, लेकिन लीडर चुप रहता है। अरे भी बता दूंगा तो डांट पड़ेगी, बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा, अरे बता दूंगा तो खुद ही सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो चुप रहता है। हाथ आगे लाइए। कारपेट के नीचे। तो जब आप कारपेट खोलते हो, कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। कुछ महीनों के बाद जब आप कारपेट खोलते हो, कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। देखा आपने? छोटे छोटे कीड़े, मिट्टी, गंदगी निकलती है। धृतराष्ट्र वाज प्रैक्टिसिंग कारपेट के नीचे सिंड्रोम। हाथ आगे लाइए। कैसे? देख रहे हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन चुप बैठे। जो गलती हो रही कारपेट के नीचे डाल के चुप। उनको चैलेंज किया था, विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको। उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैलेंज किया कि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, ही शुड नॉट बी मेड द किंग। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना चाहिए। और धृतराष्ट्र अपने, अगर वो चेयरमैन है बोर्ड के और देख रहे हैं कि बोर्ड में दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं, मेरे बोर्ड में शकुनी भी अवेलेबल है विच इज द इविल वन, और मेरे बोर्ड में भीष्म पितामह भी अवेलेबल है हु इज द जेंटल वन, आई शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम। लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीष्म पितामह को। यानी कि बोर्ड में एडवाइजर तो बुद्धिमान थे, लेकिन मैं उन एडवाइजर की एडवाइजरी ले नहीं रहा। हाथ आगे लाइए। क्यों? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं धृतराष्ट्र, मेरा पुत्र दुर्योधन, हमको सब कुछ मिलना चाहिए। और यही बायस जो है ना, स्टेटस को ट्रैप, इसी ने काम खराब किया। व्हाट इज WRT फॉर्मूला? याद रहेगा आपको? क्या है? वन मोर टाइम, कम ऑन। वाइजली, याद रखिए इसको। सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। और वो नेपोटिज्म क्या है? आज एंटरप्रेन्योर अपने इनकेपेबल बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है। आज सोसाइटी में डॉक्टर्स, जजेस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट कई दफा ऐसा करते हैं कि जहां पे वो ऐसे एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं, उसको पोस्ट देते हैं, पोजीशन देते हैं। इससे नेशन सफर करता है, इससे साम्राज्य, पूरा साम्राज्य सफर करता है। और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन दैट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी डजंट लास्ट बियॉन्ड 3 जनरेशन, दादा पिता पुत्र के बाद खत्म हो जाती है प्राइवेटली ओन्ड कंपनी ज्यादातर। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए, सरनेम लगाए, इसीलिए वो सीईओ बना है, इसलिए नहीं बना कि वो कॉम्पिटेंट था। तो एक्शन क्या होगा? हाथ आगे लाइए। गीता इन
एक्शन ये होना चाहिए कि अगर परिवार साथ में जुड़े हैं तो धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए, भाई तेरा शेयर है, कंपनी में तेरा शेयर है, लेकिन काम कॉम्पिटेंट आदमी को करने दो, ऑपरेशंस कॉम्पिटेंट आदमी करेगा। तेरी ओनरशिप है, अगर मेरी ये प्रॉपर्टीज हैं, तेरी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री है, बट दी वर्क शुड बी डन बाय अ कॉम्पिटेंट मैन, नॉट यू दुर्योधन। अगर भाइयों में भी झगड़ा चल रहा है तो भाइयों को भी बोलना चाहिए कि हम लोग फैमिली हैं, हम लोग फैमिली का ओनरशिप में शेयर है, लेकिन प्रोफेशनल आदमी को आकर के इस कंपनी को चलाने दो। दैट इज व्हाट हैपेंड बिटवीन बैद्यनाथ एंड डाबर। धृतराष्ट्र वाज मोर लाइक बैद्यनाथ, नॉट डाबर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। डाबर ने कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया, सबकी अपनी शेयर होल्डिंग रखी, लेकिन प्रोफेशनल टॉप लीडरशिप को ला करके उनको दिया कि तुम कंपनी डाबर को चलाओ। पर बैद्यनाथ ने क्या किया, आपस में सब तोड़ लिया। धृतराष्ट्र की इंटेलिजेंस नहीं थी, धृतराष्ट्र के पास डील को स्ट्रक्चर करने के बहुत तरीके थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? कैसे धृतराष्ट्र डील को स्ट्रक्चर कर सकते थे। दुर्योधन, तुमको क्यों चाहिए साम्राज्य? बोला, पापा आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। ओके दुर्योधन, वो वैसे भी करा देते हैं, क्या टेंशन है तुमको? हाथा गिलाई कैसे? अगर पांडव ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं तो हम पांडवों से नेगोशिएट कर लेते हैं कि तुम ऑपरेशंस को रन करो, तुम साम्राज्य चलाओ, साम्राज्य को प्रॉफिटेबल बनाओ, प्रॉफिट का 10% रॉयल्टी इनकम दुर्योधन को दे दो, वो चुपचाप बैठ के खाता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? टेक्निकली दुबई ऐसे ही तो चला है ना, पूरा यूएई ऐसे ही रन हुआ है। वहां जो शेख हैं दे आर इंटेलिजेंट दुर्योधन्स। हाथा गिलाई कैसे? कोई भी आता है, वहां यूरोपियंस आते हैं, अमेरिकन आते हैं, इंडियंस आते हैं, बिजनेस करते हैं, शेख को बोलते हैं इसको पार्टनर बनाओ, ये पैसिव पार्टनर है, जो आपका रेवेन्यू होगा उसका 10% इसको देना पड़ेगा। व्हाट इज ही? ही इज एन इंटेलिजेंट दुर्योधन। ही डजंट वांट टू वर्क, ही विल मेक मनी, ही विल रिलैक्स। तो धृतराष्ट्र के पास कई तरीके थे, पर धृतराष्ट्र का एक और नाम क्या है? इनडिसीजन। क्या नाम है? इनडिसीजन। वो डिसीजन नहीं लिया धृतराष्ट्र ने, इसीलिए गेम ओवर हो गया। तो वो डील को स्ट्रक्चर करने के इतने तरीके थे कि उनको बोलना चाहिए था, भाई देखो आप दुर्योधन रॉयल्टी इनकम ले लो, आप रेंटल्स ले लो पांडवों से, आप कुछ भी ले लो, हिसाब किताब बना लेते हैं, रिलैक्स करो, आपको एंजॉय करना आप एंजॉय करो, वो बेचारे मेहनत करेंगे, उनको करने दो ना। और वो ऊपर से ईमानदार आदमी भी है, वो तुम्हारा पैसा हक का मारेगा भी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर इतना ईमानदार है कि तुमने सेट कर लिया भाई तुम्हारे को रेवेन्यू का इतना % देना, युधिष्ठिर पक्का देंगे, तुम्हारे मांगने से पहले टाइमली पेमेंट हो जाएगी, तुम्हारे को पेमेंट साइकिल, वर्किंग कैपिटल कोई इशू ही नहीं है। When you got a very honest guy on the other side, बिना कारण के झगड़ा किया आपने। क्या मेरी बात समझ आ रही है? So people don't look at solutions. वो फंस जाते हैं अपनी ईगो में, और फंस जाते हैं ईगो में, और ईगो में फंसते कैसे हैं? उसको फंसने का कारण यही है कि जब उनको दिखना बंद हो जाता है। मेरे विचार में अगर आप बैद्यनाथ को देखोगे तो बैद्यनाथ क्या है? वो 5 अलग अलग भाई हैं, 5 अलग अलग एंटिटीज है वहां पे, नागपुर, कोलकाता, झांसी, पटना और इलाहाबाद। दैट इज बैद्यनाथ। पांचों जगह अलग अलग भाई हैं, पांचों जगह अलग अलग बैलेंस शीट बन रही है, पांचों जगह अलग अलग बिजनेस हो रहा है। हाथा गिलाइए, हाथा गिलाइए। माम का, इलाहाबाद का, किम कुर्वतो संजय, माम का, नागपुर का, पटना का, झांसी का, किम कुर्वतो संजय। इनके परिवार में रोज होता है बैद्यनाथ में। ये क्यों होता है? दिस इज लाइव केस स्टडी। क्यों बैद्यनाथ की टीवी में ऐड नहीं आती? इसीलिए नहीं आती कि वो नागपुर वाले को लगता है मैं टीवी में ऐड करूंगा, झांसी वाला कमा लेगा, इलाहाबाद वाला कमा लेगा मेरी ऐड देखने पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए आज झांसी वाला, पटना वाला, कोलकाता वाला ऐड नहीं कर रहा कि नागपुर वाला मेरे पैसे खर्च करने पे टीवी पे ऐड आएगी। वहां सलमान खान बोलेगा बैद्यनाथ का च्यवनप्राश खाओ और नागपुर वाले का बिक जाएगा, पैसा मैं लगाऊं। नहीं नहीं नहीं। हालांकि बाद में बैलेंस शीट इनकी कंसोलिडेट होती है, आज भी परिवार साथ में है, लेकिन फिर ये डिवीजन इसीलिए हुआ ना, क्योंकि मेरे बेटे को, मेरी गद्दी मेरा बेटा संभालेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। ये समझ में आना चाहिए। इसको पता क्या बोलते हैं? आज सारे इंडिविजुअल एसबीयूज की तरह रन कर रहे हैं वो लोग। आपकी जानकारी के लिए 30 साल से कम उम्र में 100%, लगभग 100% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो सब हेरिडिटरी पोजिशनल पावर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उनके परिवार में कोई ना कोई नेता था। 40 साल की उम्र से कम जितने हैं उसमें 66% हेरिडिटरी हैं,
और इसके अलावा एक और नया टर्म आया, इसको बोलते हैं मल्टी हेरिडिटरी। यू नो व्हाट इज मल्टी हेरिडिटरी? ये वो नया आया है जिसके मल्टीपल हाइपर हेरिडिटरी बोलते हैं इसको। मल्टीपल परिवार में कनेक्शंस ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है, इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। सो कॉम्पिटेंट गाय डजंट कम, guy who has a family background, he comes. We should learn what to be from Krishna and what not to be from Dhritarashtra. ये पहले श्लोक का पर्पस है। क्या नहीं बनना है वो धृतराष्ट्र से देखना है, और क्या बनना है वो कृष्ण से देखना है। अब ये भगवत गीता हमारी शुरू हो रही है। मैं तो इसको ऐसे मानता हूं कि जब आपको ये दिख गया, ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, को फाउंडर का भी मेरे को गलती बहुत बड़ा है इसके अंदर। को फाउंडर कौन है इधर? कौन गेस करेगा को फाउंडर कौन है? नहीं, को फाउंडर गांधारी है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, गांधारी कह रही मैं भी पट्टी लगा लेती हूं। क्यों भाई? किस लिए है भाई? जब धृतराष्ट्र को नहीं दिख रहा है, आप कह रहे हो मैं भी नहीं देखूंगी, और हो क्या रहा है, उसका रिजल्ट यह आता है कि बोथ द पार्टनर्स हैव सेम वीकनेस, उनके पास कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, और दोनों की सेम वीकनेस बिकम्स द नेशनल वीकनेस। व्हाट डज इट बिकम? नेशनल वीकनेस। आपको देखना चाहिए मेरे में ये कमी है भाई, इसको सुनने में दिक्कत है, मुझको देखने में दिक्कत है, तो मिलके काम कर लेंगे। दोनों को ही देखने में दिक्कत है तो गड़बड़ हो गई ना। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? तो गांधारी फॉर वट एवर रीजन शी डिड, बट अल्टीमेटली उनका पूरा साम्राज्य इसीलिए समाप्त हो गया क्योंकि दोनों ने आंखें बंद कर ली। और ऐसे ही हम लोग कई बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि यार जो चल रहा है चलने दो, हाथ आगे लाए। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ ऐसे ही होता है। वो मोटा है, कौन अपने यहाँ? इस मानसिकता को बदलना है। कौन बदलेगा? हम नहीं। बोलिए कौन बदलेगा? जिम्मेदारी किसकी है? टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक इट राइट। धृतराष्ट्र वाज रॉन्ग, गांधारी वाज रॉन्ग, और वहीं से समस्या हो गया, सारा बढ़ता गया। इसीलिए नेपोटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी की गेम है। सिंगापुर एज अ कंट्री इज वर्किंग ऑन मेरिटोक्रेसी। पूरा सिंगापुर मेरिटोक्रेसी। आप में दम है तो आपको आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे बेटे हैं, आप किस लिए आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे? आप में दम है तो। इसलिए सिंगापुर आज कहां पे है? कम से कम 12 पैरामीटर्स में टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है वर्ल्ड में। सिंगापुर 12 पैरामीटर्स है ऐसे, 10 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं जिसमें दुनिया के टॉप 3 देशों में सिंगापुर का नाम आता है। हाथा के लिए क्यों? मेरिटोक्रेसी, नेपोटिज्म नहीं। हाँ, हमारे गांव से आए हैं, बहुत बढ़िया, यादवों का छोरा। व्हाई? यू डोंट हैव टू डू दैट। यू गॉट टू गेट अ कॉम्पिटेंट गाय, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 जनरेशन कर्स। क्या बोलते हैं? 3 जनरेशन कर्स का मतलब है दादा ने शुरू किया, पिता ने चलाया, बेटे ने गवाया। इसका अर्थ क्या हुआ? द फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट द बिजनेस, सेकंड जनरेशन रन्स इट, थर्ड जनरेशन ruins इट। 3 जनरेशन कर्स। और 3 जनरेशन कर्स में बिजनेस के अंदर 3 जनरेशन नहीं लगती हैं। एक्चुअली बिजनेस के अंदर 3 लीडरशिप लगती हैं। 3-3 साल में एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, खत्म, बहुत जल्दी खत्म। ये कोई धृतराष्ट्र ने टेक्निकली जो किया वो इलीगल नहीं है। कि मैं आज फॉर एग्जांपल, मेरे को थोड़ा बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कम है, नाम कम मालूम है। मैं डेविड धवन हूं और मेरे बेटे का नाम क्या है? वरुण धवन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इलीगल नहीं है ये लीगल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को आगे बढ़ाना चाहता है, इलीगल है, लेकिन इंटेलेक्चुअली राइट डिसीजन नहीं है। बस क्या नहीं है? ना उसके खुद के लिए, ना बाकी। दुर्योधन के खुद के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया, अनएथिकल है, इसीलिए दुर्योधन इलीगल हो गया। तो धृतराष्ट्र की इनकॉम्पिटेंसीज के कारण बहुत, कई बार लोग बोलते हैं ये युद्ध जो हुआ महाभारत का उनके कारण हुआ, अर्जुन की धर्मपत्नी के कारण हुआ, द्रौपदी के कारण। टेक्निकली ये सब कुछ द्रौपदी के कारण या दुशासन के कारण नहीं होता है। टेक्निकली सब कुछ होता है टॉप लीडरशिप के कारण, जिसकी जिम्मेदारी है। वहां जो टॉप, क्यों बाद में कौरवों की साइड में जो थे उनको ये क्यों सहनी पड़ी बाद में यातनाएं, क्यों उनको पाप लगा? इसीलिए क्योंकि वो भी इनडिसीजन के भागीदारी थे। देवर अनदर फॉर्म्स ऑफ। अब ये इतना पुअर इन्फ्लुएंसर है कि सिनेरियोस को एंटिसिपेट नहीं कर पाया धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का ना क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स? कि क्रिटिकल काम क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट काम, और केपेबल आदमी। हाथ आगे लाइए। क्रिटिकल काम, जरूरी काम, केपेबल आदमी। यानी कि अगर हार्ट सर्जरी करनी है तो हार्ट सर्जरी हम किससे कराएंगे?
मान लो ये कैमरामैन बहुत मोटिवेटेड है तो इससे भी करा ही लोगे आप। मेरा बेटा है ये, करा लो करा लो, तो मन से करेगा, दिल से। यूट्यूब पे खोल के ऑफलाइन वीडियो साथ में लगा के हार्ट सर्जरी कर देगा। हाँ आज लेकिन एक बात है, जब आदमी मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर विल हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। यस नो, कम ऑन, यस नो, नो। ऐसे नहीं होता है कि मैं मोटिवेटेड हूं, आज भाई हवाई जहाज उड़ाएगा। क्यों भाई, मोटिवेटेड है बस, आओ बैठो हमारे साथ, मैं उड़ाऊंगा हवाई जहाज, मोटिवेटेड हूं मैं। इट डजंट वर्क दैट, यू नीड कॉम्पिटेंस, यू नीड, आपको कॉम्पिटेंस में एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज तीनों चाहिए। अब दुर्योधन को हवाई जहाज नहीं उड़ाना आता, तो ये धृतराष्ट्र की गलती है कि वो कह रहा है कि नहीं उड़ाने दो उसको। उधर से बोल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण आर्बिट्रेशन के लिए आए हैं, और आर्बिट्रेशन सबसे बड़ी आर्बिट्रेटर है कृष्ण, जो बीच में आकर के मध्यस्थता कर रहे हैं, कह रहे मैं निपटाता हूं, डोंट वरी। नहीं नहीं तुम नहीं, मैं दुर्योधन को भाई उड़ाएगा हवाई जहाज। दैट इज द प्रॉब्लम। उनको समझ नहीं आ रहा है। आप क्या है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट से कंपनी में चाय पिलवाने का काम करा रहे हो। उसको बोलते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स। घर का आदमी है, कोई बात नहीं, पिला दे आज चाय, तू ही पिला दे। तो वो पिला देगा, लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उस टैलेंट का, आपने उसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो बायस है, ये जो फेवरेटिज्म है, ये जो लॉन्ग टर्म फोकस को मिस कर देना, ये जो अनएथिकल होना, ये जो ग्रीडी होना, ये जो सही चीज के साथ नहीं खड़ा हो पाना, ये कि माय वे और हाईवे, या तो मेरे रास्ते या हाईवे से निकल जा, ये जो मेंटालिटी है, एक शॉर्ट कमिंग को, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना कर पाना, और एक कॉम्पिटेंट आदमी को वैल्यू ना करना, ये सब किस में रिजल्ट देता है? दो चीजों में रिजल्ट देता है। एक है वीकनेस प्लस विकेडनेस इज गेम ओवर। सुनिए मेरी बात, वीकनेस प्लस विकेडनेस इज, एक तो धृतराष्ट्र वीक आदमी, डिसीजन नहीं लेते, और दूसरा विकेड यानी धूर्त आदमी, चीट आदमी, चीटिंग करने वाले। जिधर वीकनेस भी है और विकेडनेस भी है, गेम ओवर। दैट इज द पहला श्लोका का सार ऑफ धृतराष्ट्र। जो बिजनेस ओनर का ये पता है, ये इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और ये फेटल मिस्टेक से ब्लंडर क्या होता है। एक कॉर्पोरेट कहानी सुनाता हूं अमेरिकन आपको, एनरॉन की केस स्टडी समझो, 1 मिनट में जिंदगी में नई चीज समझ आएगी। एनरॉन एक अलग ही केस स्टडी है दुनिया की। 2001 में एनरॉन का 1 साल का रेवेन्यू था $100 बिलियन। कितना? मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन क्या होता है? बिलियन, $100 बिलियन, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। $1 बिलियन कितना हो गया? 8,000 करोड़। $10 बिलियन 80,000 करोड़। $100 बिलियन 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू एनरॉन कर रहा है 1 साल में 2001 के अंदर। क्योंकि लीडरशिप कॉम्पिटेंट थी, लेकिन धूर्त थी, चालाक थी, चीट थी। वो कंपनी एनरॉन जो 2001 की शुरुआत में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, 2001 में 8 लाख करोड़ बहुत था भाई लोग, समझ लीजिए। और 2001 के अंत में वो कंपनी बैंकरप्ट, दिवालिया हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई? समझ में आ रहा है? तो ये कहावत बन गई। क्या कहावत बन गई? अगर कोई इनडिफीटेबल है, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको डिफीट नहीं किया जा सके, जिसको हराया नहीं जा सके, और वो ऐसे हार जाए कि 8 लाख करोड़ से जीरो पे आ जाए 1 साल में, तो उसको बोलते हैं तेरा एनरॉन हो गया। तेरा क्या हो गया? तेरा एनरॉन हो गया। तो एनरॉन का एनरॉन 1 साल में हुआ था। हो जाता ना भाई, किसी किसी का एनरॉन हो जाता है। कोडाक का भी एनरॉन हुआ है। कोडाक कितना बड़ा था, एनरॉन हो गया उसका। नोकिया का भी एनरॉन हो गया। कहावत बन गई। तू अगर खत्म हो गया तो मतलब तेरा एनरॉन हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पर धृतराष्ट्र इतने एफिशिएंट थे कि एनरॉन को एनरॉन होने में 1 साल लगा, धृतराष्ट्र को 18 दिन लगे। धृतराष्ट्र का 18 दिन में एनरॉन हो गया। उनका इतना भयंकर गेम ओवर हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये अनएथिकल प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंटेग्रिटी, आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो सकती है। और मजे की बात क्या है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मालूम है गलती है, वो लूप होल छुपा रहे हैं। वो आए बैंकर से, ऑडिटर से भी बोल रहे हैं इस पे पर्दा डालो, इसको छुपाओ। यही हुआ एनरॉन में। और यहां भी ऑडिटर थे। यहां ऑडिटर कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको खरीद लिया गया। कर्ण जैसे लोग, सबको अपना बनाया, सबको दबाव डाला और सबसे गलत काम कराया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बस यहां फंस गए। तो उधर भगवत गीता अर्जुन भी सुन रहे हैं। भगवत गीता का एंड होते होते अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो गया।
संजय एक्साइटेड पे एक्साइटेड हो रहे, मुहुर 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 मुहुर, ओह मजा आ गया गीता सुन के। संजय के आखिरी के श्लोक सुन लो, आपकी बुद्धि चकरा जाए भाई। गीता सुनने के बाद कोई इतना एक्साइटेड हो रहा है जैसे छोटा बच्चा वीडियो गेम देखते या कार्टून टॉम एंड जेरी देख के एक्साइटेड होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा संजय एक्साइटेड हुए भगवद गीता सुन के, उनका दिल बदल गया, अर्जुन का दिल बदल गया। पर धृतराष्ट्र का क्या था? ये मेरा ईगो, मेरा डिजायर, मेरा अटैचमेंट, मेरा दुर्योधन आधा गिलाई क्यों? अपने ऐसे ही होता है। तो एक चीज धृतराष्ट्र से क्या सीखते हैं कि सीखनी है हमारे को कि हमें धृतराष्ट्र जैसा नहीं बनना है। तो ये था हमारा आज का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय। तो आज हम एक श्लोक लिया, इसी तरह हम रोज एक श्लोक लेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, लाइव अटेंड करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके विषय में आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां आप रजिस्टर करें, आपको इनवाइट करेंगे हम और आपको एंट्री बाय इनविटेशन है। आज हमारा पहला है श्लोक था ये, और इस तरह एक एक करके हम पूरी भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता को समझने के लिए, चूंकि एक असीमित ग्रंथ है, इसके लिए एक असीमित बुद्धि की आवश्यकता है। मेरी सीमित बुद्धि है, मेरी सीमित बुद्धि से मैं प्रयास करूंगा कि आपका भगवत गीता में अनुराग, एक अटैचमेंट और एक प्रेम बढ़ सके। और भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद ही सिखा सकते हैं, पर मैं प्रयास करता रहूंगा। हर पंछी की उड़ान की सीमा है और मेरी भी अपनी उड़ान की सीमा है, पर अपनी सीमा के माध्यम से मैं इतना जरूर करना चाहूंगा कि आपके मन में गीता के प्रति श्रद्धा पैदा करना चाहता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है और उसको आप पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, उनको मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को आकर के ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, आप सबका, इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।